हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो तुम लोग? हाउ आर यू? बेटा हम लोग पढ़ रहे थे वो थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे, बताता हूँ लेक्चर का नाम। हो गया था, सब कुछ हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। क्या आज हम लोग का मोटो क्या रहेगा? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उससे पहले मैं ना थोड़ा बहुत आपसे गुफ्तगू करूंगा और थोड़ा कुछ बताऊंगा आपको जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। क्या होगा? काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ना। देखिए, Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू। Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू, ये क्या है? FLT। FLT in case of boiling process, in case of boiling process, बॉइलिंग होता क्या है? बॉइलिंग में क्या होता है? फेज चेंज होता है। क्या चेंज हो रहा है? फेज। when there will be phase in when there will be change in phase, temperature must be constant. Temperature must be constant, hence temperature must be constant। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा जी क्या होगा? जीरो। डेल्टा जी क्या होगा? जीरो। मैं रियल में ये कहना चाह रहा हूं आइसोथर्मल प्रोसेस। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो समझिएगा और सुनिएगा। जैसा कि आपको रटवाया, बुलाया और कर किया गया है, कम से कम 10 क्वेश्चन किए, उसमें मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर जो डेल्टा टी जीरो है तो क्या डेल्टा यू भी जीरो होगा? मित्रों, क्या डेल्टा यू भी जीरो होगा? ये मैं जानना चाह रहा हूं। तो याद रखिए, इस केस में स्पेशली इन दिस केस डेल्टा यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। वाई? आई एम गोइंग टू टेल यू। मैं बताता हूं तुमको। रियल में किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मैटर का जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो दो कारणों से हो सकता है। या तो उसके टेम्परेचर में चेंज हो या तो फेज में चेंज हो। बाकी के पीछे सारे क्वेश्चनों में, सारे इलस्ट्रेशन में, सारे एग्जाम्पलों में हम लोग गैस के फेज को चेंज होना नहीं मानते थे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बॉइलिंग प्रोसेस में ऑफ कोर्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट, प्रोसेस इज आइसोथर्मल, बट internal energy of the system will change because there is a phase changing, अच्छा, डेल्टा यू जीरो होगा नहीं, वर्क डन भी जीरो नहीं होगा, और क्यू तो हम लोग दे ही रहे हैं, ये भी जीरो नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन और भी आता है, इस पूरे गैसियस प्रोसेस में, पूरे थर्मोडायनेमिक में, या पूरे हीट एंड थर्मोडायनेमिक चैप्टर में कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें तीनों थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन एंड क्यू जीरो नहीं होता है? दैट प्रोसेस इज बॉइलिंग पॉइंट। दैट प्रोसेस इज बॉइलिंग प्रोसेस। तो एक दो पॉइंट है, उसको लिख लेंगे, अपना काम हो जाएगा। तो पहला पॉइंट लिखिए, इन बॉइलिंग प्रोसेस। पहला पॉइंट, इन बॉइलिंग प्रोसेस सिंस the temperature of the system remains constant, process is isothermal, but due to phase changing, internal energy of the system is not zero। एक दूसरा पॉइंट, boiling process is the only process
in which all the three thermodynamic parameter are not zero. तो all these things about boiling point. अब हम लोग कुछ और बात करते हैं. देखो मैं एक बात बताऊं, कोई भी लॉ बनता है ना तो वो रियल में पीछे वाले लॉ का एडवांस वर्जन होता है. क्या होता है? एडवांस वर्जन इन द सेंस, सुनिएगा, जैसे अगर जो मैं खराब पढ़ा रहा हूं तो मैं यहां से जाऊंगा तो दूसरा आएगा ना, तो वो 100% ऐसा होगा कि मुझसे अच्छा पढ़ाता होगा. मुझे जो रिप्लेस करेगा, जो टीचर मुझे रिप्लेस करेगा, वो उसके अंदर ऐसी क्वालिटी होगी जो मुझ में नहीं रही होगी. दिस इज द रूल ऑफ नेचर. दैट्स व्हाई व्हेन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कम, तो उसका कुछ लिमिटेशन, बहुत सारे थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ के थर्मोडायनेमिक में लिमिटेशन था जिसको उसने पूरा किया, और उसी को डिटेल में अपने को समझना है. तो सर एक बात बताइए, जो 14 दिन या 14 क्लास या 16 क्लास में हम लोगों ने किया था, अब बताइए उस लॉ में भी लिमिटेशन है. हाँ साला, भगवान राम में लिमिटेशन थी तो हम तुम और ये जहान में क्या औकात है. ठीक है, सब में लिमिटेशन होती है, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं. जैसे मुझ में देख लो, मैं तो मतलब मेरे अंदर अच्छाई कुछ है ही नहीं, इतना कमियां भरी है. कुछ चीजें आपको मालूम होगी, कुछ चीजें मेरे बारे में नहीं मालूम होगी. बट ऑफ कोर्स जब आप मेरे बारे में जानेंगे तो कहेंगे अरे सर ऐसे भी थे, अरे सर ऐसे भी थे. तो सर कैसे हैं वो अलग मैटर है. बट वन मोर थिंग, इट्स माई पर्सनल मैटर. इट विल नॉट इफेक्ट अ सिंगल परसेंट दैट इज रिलेटेड टू योर स्टडी. मैं अगर जो लाइफ में गलत हूं, मैं लाइफ में अच्छा हूं, मैं लाइफ में जैसा भी हूं, इस बात का मैं चैलेंज देता हूं. इस बात का मैं यानी अमरेंद्र बाबू मैं यानी दिलीप सिंह इस बात को मानता हूं कि मेरे अंदर जो कुछ भी बुराई है वो आपकी स्टडी को इफेक्ट नहीं करती है. खैर, कम टू द पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ लिमिटेशन था. उस लिमिटेशन को पढ़ते हैं और जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. तो पहला लिमिटेशन ये है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ध्यान से सुनना. हाँ, ध्यान से सुनना. किसी बॉडी को मैंने 100 जूल हीट एनर्जी दिया. कितना? 100 जूल हीट एनर्जी दिया. अब मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक भैया के यहाँ गया और बोला कि भैया एक बात बताइए, मैं देख रहा हूं कि रिकॉर्डिंग हो भी रहा है कि नहीं. भैया एक बात बताइए मुझसे कि 100 जूल एनर्जी दिया तो कितना जूल आप वर्क डन में खर्चा करेंगे और कितना जूल इंटरनल एनर्जी के चेंज में खर्चा करेंगे, थोड़ा बता देते तो मुझे बड़ा अच्छा रहता. मुझे एक्चुअली वर्क डन ज़्यादा करवाना है, तो आप जैसे बताते तो मैं ज़्यादा हीट एनर्जी दे देता. मैं गया किसी के यहाँ और बोला कि एक बात बताओ यार, ये गाड़ी वाड़ी के पेंट होने में कितना खर्चा लगता है, घर और पेंट करने में कितना खर्चा लगता है, तो थोड़ा बता दो, आइडिया दे दोगे तो मुझे अगर जो कुछ सेव करना हो, कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगाना हो तो मैं लगा दूंगा. सेम उन्होंने, मैं भी गया और बोला अबे सुन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या FLT, क्या गजब नाम है ना, FLT. मैं तुमको 100 रुपया दे रहा हूं, तुम बताओ कितना वर्क डन में यूज करोगे. और तो बोलेगा हमसे नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम. इट मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अनेबल टू एक्सप्लेन that how much energy is converted into internal energy and how much heat energy is converted into the work done. It doesn't give any idea about that topic. तो पहला लिख लीजिए लिमिटेशन. क्या लिखिए? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स does not give
any idea that how much heat energy is converted into work and how much heat energy is converted into internal energy of the system when we give heat to the system, when we give heat to the system। तो पहला तो चीज हो गया, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक खत्म। अब दूसरा में क्या, अच्छा ठीक है सुनो ना, एक काम करता हूं, मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, ध्यान से सुनना, मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को एक काम करता हूं, कुछ एनर्जी दे रहा हूं और तुम बता दो कि उसमें रिएक्शन होगा कि नहीं, और होगा तो क्या बनेगा। तो बोला कि हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। इट मीन्स it does not give any idea about the feasibility of any chemical reaction। कहने का मतलब अगर जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को, कंपाउंड को रिएक्ट करवाओगे तो वो रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक नहीं बताता है। तो दूसरा लिख लीजिए मेरे बच्चे, इट डज नॉट प्रिडिक्ट feasibility of a chemical reaction। it does not predict feasibility of chemical reaction। हिंदी में लिखना है तो लिख लो, केमिकल रिएक्शन होगा कि नहीं होगा ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक नहीं बता पाया। दो कमी। अच्छा, तीसरा कमी ये है, आगे हम लोग चल के पढ़ेंगे या आप लोगों ने पढ़ा है, मैं जब आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ाया था तो याद करो क्या बताया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। कभी ऐसा जिंदगी में कभी नहीं होगा कि पूरा का पूरा जो हीट एनर्जी दे वो पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट, वर्क डन में हो जाए, इंटरनल एनर्जी जीरो हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कैन नॉट बी एक्सप्लेन। ये रीजन बताया ही नहीं, मतलब पूरा का पूरा हीट एनर्जी को दूंगा, पूरा का पूरा हीट एनर्जी को दूंगा तो वर्क डन में होगा, वर्क डन में पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा वर्क डन हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा पूरा का पूरा। और ये रियल में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का स्टेटमेंट भी है, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में जो जो लिमिटेशन थी उन लिमिटेशन को उसने दूर किया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो लिख लीजिए क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डज नॉट एक्सप्लेन दैट why heat cannot be completely converted into work, why heat cannot be completely converted into work। ठीक है सर, हम जान गए कि तुम प्यार कितना करते हो। अब दो बात हो गया ना, तीन बात हो गया ना। अच्छा, चौथा बात आ जाओ। क्या सर, मतलब आप गलतियां गिनाने लगे तो एकदम फोड़ फाड़ दोगे। 14 दिन जिसको बच्चे की तरह पाला पोसा बड़ा किया, बड़े बड़े करके उसके बड़े बड़े काम लिए आप, और आज उसी का लग रहे हैं गलतियां गिनवाने। दिस इज नॉट फेयर सर। तो नहीं, मैं बताऊं, इंसान की गलतियों को सीख के जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। ये कौन बोला था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोले थे, ऑलवेज रीड द स्टडी द स्टोरी ऑफ एन अनसक्सेसफुल मैन ड्यू टू विच you are able to get idea in your life that you don't have to do that things ना। तो ये बात, तो अब फोर्थ वाला बताइए, फोर्थ वाला कि हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक फ्लो करता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आइडिया नहीं दिया था ना, और इसीलिए कहीं ना कहीं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बना था। तुम्हें आइडिया नहीं है क्या? नहीं बताया था क्या? जीरोथ लॉ जो था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बाद आया था मेरे भैया, बाद आया था। तो रियल में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक रियल में एक्सप्लेन किया
कि जो हीट है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक मतलब प्रोपोगेट करता है, ट्रेवल करता है, ट्रांसफर होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ऐसा आइडिया दिया ही नहीं था। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। लिख लो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। और क्या है, इट कैन एक्सप्लेन व्हाई। हाँ, जैसे लिख लो फिर बताता हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डज नॉट कंसीडर interconversion between mass and energy, और ब्रैकेट में लिख लेना E इक्वल टू mc²। मतलब रियल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जब बनाया गया तो उसमें ये मान के चला गया कि जो मास है, जो गैसियस के पार्टिकल्स हैं, वो कभी स्पीड के लाइट के बराबर नहीं होंगे, इसलिए मास पार्टिकल जो है एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होंगे। वो इस कंसिडरेशन को नहीं लेके चला था, तो ये नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट लिखिए, इट कैन नॉट एक्सप्लेन वाई रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन बट नॉट इन अदर डायरेक्शन। तो ऑल दिस थिंग्स अबाउट द लिमिटेशंस, केमिस्ट्री में अलग तरीके के लिमिटेशन, इसी को और ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जैसे मैंने उस पार्ट को छोड़ा, उस पार्ट को मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं किया, कि जैसे ये लास्ट वाला पार्ट को बोला ना कि केमिकल रिएक्शन एक से दूसरे आता, दूसरे से तीसरे में नहीं आता, तो उसका क्या रीज़न है ये डिटेल में सर, केमिस्ट्री के सर पढ़ाएंगे। मुझे जितना काम था उतना मैंने डिटेल में बताया। अब लिखो, तब इसी बात को लिखे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो तुमने लिखा है, जो तुमने मेरे बच्चे लिखा है, तो उस चीज़ों को सम्मान करते हुए समझेंगे कि फर्स्ट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा और तब समझिएगा। जैसे मान लो ये कंटेनर है ना, एक कंटेनर है, जैसे ये कंटेनर है, तू याद न आए ऐसा कोई दिन नहीं, तुझे भूल जाना मुमकिन नहीं, तू याद न आए ऐसा कोई दिन नहीं। बाबू, मेरे भैया, जब इन दोनों को कनेक्ट किया जाएगा तो आपको क्या लगता है ये सब एक दूसरे का मुंह ताकेंगे? आए तुमको क्या लगता है ये एक दूसरे के मुंह ताकेंगे? मुंह ताकेंगे? देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट, देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन देम। कब तक?
व्हेन दे नॉट अटेन द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। लेट मैंने मान लिया कि टी इक्विलिब्रियम जो टेम्परेचर है वो कितना है मेरे बच्चे, 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब इसका भी कितना हो जाएगा, ये मान लो कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है, इसका भी कितना 50 डिग्री सेल्सियस, टीवी का भी कितना 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस। अब मैं कहूंगा यहां से ये प्रोसेस तो है, ये प्रोसेस तो है, मतलब ये प्रोसेस तो है पॉसिबल। लेकिन अब मैं कहूंगा कि एक काम करो, बहुत हुआ तुम लोगों का रहना खाना, बहुत हुआ सटम सटाई, बहुत हुआ कांटेक्ट, बहुत खेले कांटेक्ट। अब एक काम करो, तुम जिस स्टेज में आए थे ना उसी स्टेज में हो जाओ। तुम्हारा अगर जो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो तुम अपना 100 डिग्री टेम्परेचर कर लो और इसको कह लो कि 50 डिग्री टेम्परेचर कर लो, तो वो बोलेगा हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। ये प्यार है, कोई खेल मजाक नहीं ना। तो एक बार इन दोनों में प्यार हो गया, एक बार when they fallen in love with each other, then it is impossible to get separated with them ना। ये एक बार इन लोगों में प्यार मोहब्बत हो गया तो फिर इनको अलग करना नामुमकिन है। क्या है? नामुमकिन है। यस ऑफ कोर्स यू कैन फिजिकली मेक सेपरेट बिटवीन देम, बट ऑफ कोर्स दे कैन नॉट गेट देयर इनिशियल पोजीशन। जैसा पहले कंडीशन था, जिस तरीके से पहले वो लड़का हंसता खेता गाता पीता था, अब उसका पूरे हाव भाव में चेंज आ जाएगा। एंड दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेरे बच्चे। मतलब 100 डिग्री और 20 डिग्री सेल्सियस से इन दोनों में प्यार हुआ और प्यार होके दोनों सेम कंडीशन में आ गए। अब तुम कहोगे कि ये काम करो, तुम इनिशियल जिस स्टेज में हो उस स्टेज में चले जाओ और तुम कह दो कि ये स्टेज में चले जाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रिवर्स प्रोसेस इज एग्जैक्टली सेम, रिवर्स प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब ये तो लिख दिया, कॉन्टेक्स्ट है, मतलब ये तो पॉसिबल है, ये क्या है पॉसिबल, लेकिन यहां से यहां तक जाना नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। इसलिए इट्स माय पर्सनल एडवाइस इन फ्रंट ऑफ यू कि यदि आपको ऐसी लत नहीं लगी है, ये सब चीजें नहीं लगी है, आप इस कंडीशन में हैं और आप इस कंडीशन में हैं, तो इस कंडीशन में आने की कोशिश करिएगा भी नहीं। अगर जो इस कंडीशन में गलती से आप आ चुके और आ गए तो किसी की मजाल नहीं है कि आपको इस कंडीशन में ला दे। माँ बाप, भाई बहन, मम्मी पापा, अंकल आंटी, दादा दादी, किसी का मजाल नहीं है किसी। और मैं मतलब मेरी 27 साल का 26-27 साल की उम्र है, मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है, उसको 50 लोग समझाएंगे, मैं समझाऊंगा, कोई और समझाएगा, कोई और समझाएगा, उसके दिमाग में घुसने वाली चीजें नहीं है। हाँ, वो आपके सामने हाँ सर करेगा, लेकिन वो हाँ सर नहीं करता है, अंदर ही अंदर उसके मन में कुछ और चलती रहती है। तो ये कंडीशन कभी आप अपने जीवन काल में लाने की कोशिश मत करिएगा। इट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अच्छा, फिर दूसरा देखो, इसको ये हो गया ना, ये हो गया ना, ठीक है। ये तो पहला केस मतलब फर्स्ट एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल बताता हूं, जिसको ध्यान से सुनिएगा। तेरी अदाएं मिटा रहा हूं, लिखवाऊंगा, स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, टेंशन मत लिखिए, स्टेटमेंट में लिखवा दूंगा। उस आप लोग लिखवाने पे ज्यादा फोकस मत करिए, वैसे भी यार फिजिक्स समझने की चीज है, लिखवाना बहुत बड़ा इशू नहीं है। सर तो फिर बोर्ड में क्या लिखेंगे? तो बोर्ड के लिए सफिशिएंट है, बहुत लिखवा देता हूं, ठीक है ना। कम टू द पॉइंट। जैसे मान लो ये एक चैम्बर है
ये एक चेंबर है, इसमें मान लो ये गैस है और इसमें ये गैस है। अब इसको रिमूव करो, तो ये बनेगा कैसे? ये बनेगा ऐसे। यार दीवाना कहता है, इसको दीवाना महता है, ना 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 ना। देखे, समझ में आया? ये दो गैस का एक चेंबर है जिसमें दो गैस फिल है, एक ए और एक ए। जब मैं इसको रिमूव करूंगा, इसमें ये सेपरेटर है ना, सेपरेटर को रिमूव कर दो, लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेपरेटर ना, इस सेपरेटर को अगर जो रिमूव करोगे तो ये दोनों गैस आपस में क्या करेंगे? मिक्सअप। ऐसे क्वेश्चन भी कराओ, आपस में क्या करेंगे? मिक्सअप करेंगे। मिक्सअप एक बार हो गए तो फिर तुम सोचो कि ये हट, अगर जो फिर से सेपरेटर डाल दोगे और ध्यान से सुनना, सपोज करो इस सेपरेटर में यहां से यहां फ्लो करने का वो पारदर्शी हो, उसमें जाली लगाओ, तो भी ये सब एक बार मिक्स हो गए, फिर कहोगे कि जिसका जो घर है उस घर में चला जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। When by anyhow the two gases are mixed with each other, then after inserting this separator, the two gas cannot become different. इंग्लिश थोड़ा कभी कभी हो जाता है ना। when actually I just want to say you, when we will put again this separator at this situation, then already these two gas are already mixed, then they are unable to get separated, इसीलिए रिवर्स प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है कि हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तो फ्लो कर सकता है, पर लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तक से टेम्परेचर अपने से फ्लो नहीं कर सकता है, अपने से। अच्छा, एक और चीज है, जब दो लोगों में इंटरेक्शन हो गया, प्यार मोहब्बत हो गया, उनको तुम कहोगे कि तुम क्या चाहते हो, तुम अलग होना चाहते हो, तो वो अपने से कभी नहीं होंगे। हाँ, यू कैन डू जबरदस्ती ना, आप जबरदस्ती कर सकते हैं, उसको जबरदस्ती हो सकता है, उनका फोन छीन लो, उनसे कांटेक्ट खत्म कर लो, उसको दूसरे शहर लेके चले जाओ, ये हो सकता है, लेकिन वो अपने मन से नहीं कर सकते हैं। इट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इट इज द सेकेंड लॉ ऑफ नेचर, इट इज द सेकेंड लॉ ऑफ नेचर। मतलब हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, इट नेवर फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर itself.
इटसेल्फ। ये भी बात पूरा इटसेल्फ को अंडरलाइन करेंगे। हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक फ्लो कर सकता है, लेकिन लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तक अपने से फ्लो नहीं करेगा। अगर जो तुम जबरदस्ती करोगे तो कर जाएगा। जबरदस्ती का क्या है, ऊपर से हमेशा पानी ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन तुम साला जबरदस्ती करके मोटर को मोटर से नीचे से ऊपर नहीं चढ़ा देते हो क्या? लेकिन कभी अपने से कभी किसी वाटर को देखे हो नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ? नथिंग, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज द रूल। व्हाई? क्वेश्चन है तो व्हाई द वाटर, स्ट्रीम ऑफ वाटर कैन नॉट मूविंग अपवर्ड बाय इटसेल्फ। तो इट इज ए लॉ ऑफ नेचर यार, ये नेचर का लॉ है। और उस नेचर के लॉ को हम लोग वाई में नहीं करते हैं, नेचर के लॉ को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करके रूल नियम रेगुलेशन बनाते हैं। ठीक है ना? हर एक चीज का आंसर हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जैसे ये प्यार कैसे होता है, 50 लोग बता देंगे 50 आंसर, लेकिन रियल में प्यार कैसे होता है नो वन कैन डिफाइन। व्हाट इवन दोज व्हाट इज लव नो वन कैन डिफाइन ना। तो दिस इज द मेन फंडा बिहाइंड द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। मतलब हीट will able to flow from higher temperature to lower temperature, but from lower to higher temperature it never be flow by itself, but you can do जबरदस्ती कर सकते हो। और उसी जबरदस्ती को हम लोग कहां पढ़ लेंगे? रेफ्रिजरेटर में। उसी जबरदस्ती को कहां पढ़ेंगे? हीट इंजन में। आप लोग कभी भी देख लीजिएगा, फ्रिज की कहानी बताऊंगा, फ्रिज में हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर होता है, हमेशा। तुझे करता रहूंगा प्यार हमेशा। दे राइट डाउन और 2-3 स्टेटमेंट का नाम पे लिख लीजिए। लिखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, लिखिए पहला, पहला पॉइंट, second law of thermodynamics tells us that thermal energy मतलब हीट ना, हीट एनर्जी। सेकेंड लॉ टेल्स अस दैट थर्मल एनर्जी, ब्रैकेट में लिख लो, हीट एनर्जी कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर बाय इटसेल्फ। और में लिखिए, मतलब दूसरा डिफिनेशन लिखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्डर रीजन। इट इज इम्पॉसिबल, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्डर रीजन मतलब लो टेम्परेचर टू द हॉटर रीजन विदाउट डूइंग एक्सटर्नल वर्क का मतलब लिखो विदाउट डूइंग जबरदस्ती। ये एक्सटर्नल वर्क मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, तो वही होगा विदाउट डूइंग एक्सटर्नल वर्क मतलब विदाउट डूइंग जबरदस्ती। सेकेंड हो गया। थर्ड, ऑल द वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। ऑल द वर्क can be converted into heat, but all the heat cannot be converted into work। क्या गजब बात है। all the work can be converted, यही पढ़ेंगे, यही इसीलिए तो हीट इंजन की ये शुरुआत है, ये नींव रखी गई है। लिखो, all the work can be converted into heat, but all the heat cannot be converted into work। How I am going to tell you, don't worry, I will explain all these things। मतलब सारे वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन सारे हीट को वर्क में कन्वर्ट करना असंभव है। इसीलिए तुमको देखे, मैं बोला था ना, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ये क्या था? डेल्टा U 0 था आइसोथर्मल में, तो Q इक्वल टू प्लस W। इसमें यही आ रहा था ना, ऑल हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क।
यही यही ना बोले थे, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक नहीं भैया ना बोल रहे हैं, यही भैया तो बोल रहे थे कि अगर जो प्रोसेस आइसोथर्मल है तो पूरा का पूरा हीट दोगे तो वर्क डन में हो जाएगा पूरा का पूरा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कौन बताया? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ये बात गलत बोले थे, ये बात यही लिमिटेशन है, यही तुमको लिखवाया हूं कि ऑल द हीट एनर्जी, all the work can be converted, मतलब all the work can be converted into heat, but all the heat cannot be converted into work done. That's why isothermal is a imaginary process. ऐसा प्रोसेस कभी ब्रह्मांड में नहीं है पॉसिबल। ऐसा कभी जिंदगी में नहीं होगा कि कोई भी प्रोसेस करो और उसमें बॉडी का टेम्परेचर ही चेंज ना हो। बिल्कुल चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। वो चेंज हालांकि इतना छोटा हो कि उससे ज्यादा तुमको दिक्कत ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। समझते हैं ना? ये मेरे दो हाथ चिपके, मैंने जितना वर्क कर रहा हूं पूरा का पूरा हीट एनर्जी में चेंज हो रहा है और पूरा मेरा हाथ गर्म हो रहा है। मैंने 10 जूल वर्क किया है, इसको 10 जूल वर्क किया है, ये पूरा का पूरा इसका टेम्परेचर देखोगे तो 10 जूल हीट एनर्जी के बराबर इसका टेम्परेचर होगा। लेकिन अब यही 10 जूल अगर जो मैं यहां सिगड़ी पे या गैस के सामने यही करूं तो मेरा हाथ ऐसे नहीं कि कांपने लगेगा। फिर से रिपीट करता हूं, डोंट वरी। ऐसे किया, पूरा का पूरा वर्क डन हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और ध्यान से सुनो, अब मैं क्या कर रहा हूं, गैस के सामने गया और ऐसे हाथ से हीट लेने लगा। जैसे ही 10 जूल का हीट लिया, मेरा हाथ ऐसे नहीं करने लगा। इट्स अप टू माई माइंड, ये मेरे ऊपर है कि मैं उसे वर्क करवाऊं कि नहीं करवाऊं, और सेम वही काम करवाऊं, ऐसा है। गॉट माई पॉइंट? तो दिस इज द होल थिंग्स अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, और कुछ समझते हैं ना? अभी 4-5 मिनट है, बातचीत करेंगे 4-5 मिनट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें 2-3 साइंटिस्टों ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उस स्टेटमेंट को लिख लो और फिर उसके बाद हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे हीट इंजन में। तो पहला स्टेटमेंट ये लिख लो, केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट पहला लिखो, स्टेटमेंट पहला लिखो। ये सब मैं मिटा दे रहा। पहला स्टेटमेंट लिखो, पहला स्टेटमेंट लिखो, नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the absorption of heat। अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में ना, ध्यान से सुनना। ये जो स्टेटमेंट लिखवा दे रहा हूं वो तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम्हें यही नहीं समझ में आएगा रिजर्वायर किसे कहते हैं, सिंक किसे कहते हैं, सोर्स किसे कहते हैं, वो सब हीट इंजन पढ़ाऊंगा तो आएगा, लेकिन स्टेटमेंट के नाम पे आप लिख लीजिए, नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट from a reservoir and complete conversion of work, and complete conversion of work। ये रियल में वो जो बात मैं लिखवाया उन्होंने वही बात ये थोड़ा अच्छे तरीके से कहे। क्या कहे कि किसी भी रिजर्वायर मतलब एक स्टोरेज ऑफ एनर्जी होता है ना, बाद में देखेंगे ना, बाद में खूब अच्छे से देखेंगे। रिजर्वायर ये क्या होता है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी होता है, बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आप बस ये जानिए कि अगर क्या लिखा है, नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम ए रिजर्वायर एंड कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ वर्क। मतलब ये है कि किसी रिजर्वायर से आप हीट एनर्जी ले रहे हैं तो उसका पूरा का पूरा वर्क डन हो जाए, ऐसा कोई रियल में पॉसिबल है ही नहीं। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रैकेट में लिख लो, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी मशीन
कोई भी दुनिया का मशीन है उसका इफिशियंसी 100% नहीं हो सकता। लिख लो, ब्रैकेट में लिखो, नो मशीन हैव पॉसिबल टू 100% इफिशियंसी। नो मशीन हैव पॉसिबल टू 100% इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, जिसको मैं वर्क पावर एनर्जी में पढ़ाया गया, फिर से पढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब इसमें ये है ना, जितना पावर इनपुट दो पूरा का पूरा पावर आउटपुट है, ऐसा कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। खूब मजेदार इतना गजब का समझा दूंगा ना तुम्हें, तो कहोगे हाँ सर ऐसा है, ऐसा है। स्टेटमेंट 2 लिखो, स्टेटमेंट फर्स्ट लिख लिए, स्टेटमेंट 2 लिखो। स्टेटमेंट 2 लिखो, नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर ऑब्जेक्ट टू हॉटर ऑब्जेक्ट। लिखो, नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट, SOLE वाली ना, सोलमेट नहीं कहते हैं, सोलमेट दो आत्माओं का मिलन हो गया तो वो वाला ना। No process is possible whose sole result is the transfer of heat from colder object to hotter object. It is the two statement which we have to keep the remember, but there is no need to do that because all these two statement we have already written back. So I think it is sufficient which is related to। आज मैंने क्या क्या पढ़ाया, मैंने बताया कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्यों बना, क्या उसकी जरूरत पड़ी, रियल में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो वो भाई था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो आके सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेन किया। और सर कैसी कहोगे, सर एक्सप्लेन कहाँ किए, बस बता तो दिए, ये कौन सी बड़ी बात बता दिए, ये तो हमें भी मालूम था। नहीं, ऐसा नहीं है। आगे जब हम लोग हीट इंजन पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे, और एसी तो अपने कोर्स में नहीं है जेईई मेंस के, तो एसी तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हीट और रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा कि ये जो बोल रहा है वो पूरा का पूरा ऑथेंटिकेशन है। इट मीन्स मैं बोला था कि हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, तो हीट इंजन उसका प्रूफ है। हीट इंजन उसका क्या है, प्रूफ है। तो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस स्टेप्स एंड ऑल lecture. So thank you very much. Bye bye. In next class we will further continue heat engine, what is the process behind it, what is the efficiency and all these things. Bye bye. Good night.